आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा घेरे की नीति के विषय में। अब कहोगे गुरुजी ये घेरे की नीति क्या होती है? तो मैंने आप सभी को पीछे बता रखा है कि अंग्रेज लोग या ब्रिटिश कंपनियां या यूरोपीय कंपनियां जो है पूरब की ओर आकर्षित होती हैं। पूरब की धन संपदा कंपनियों को आकर्षित करती है कि आओ लूटो, आओ मसाला ले जाओ, आओ लूट लो, है ना। तो यूरोपीय शक्तियों को जो है पूर्वी देश वगैरह जो है आकर्षित कर रहे हैं। और जब वो यूरोपीय कंपनियां आकर्षित होती हैं तो उनका एक उद्देश्य यह भी था कि वहां चलेंगे, व्यापार तो करेंगे ही, लेकिन अपना वहां जो है घर भी बना लेंगे, है ना। कहते नहीं है कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। तो जब यूरोपीय कंपनियां इधर आ रही हैं पूरब की ओर तो उनके मन में चल रहा है, क्या चल रहा है ना, ये चल रहा है, गीत चल रहा है कि वहां चलेंगे भैया, अपना जो है घर द्वार बनाएंगे, मजा आएगा, पूरा शासन वगैरह करेंगे। तो उसी के क्रम में जब ये लोग जो है अपना विस्तार वगैरह करना आरंभ करते हैं तो आरंभ में कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जितने भी क्षेत्र को जीतती है, जितने भी क्षेत्र को जीतती है उसको घेरेबंदी करा देती है, उसका घेराबंदी जो है करा देती है। तो इससे क्या होगा कि उतना क्षेत्र जो है कंपनी के कब्जे में ही रहेगा, कंपनी के अंडर में ही रहेगा। तो यह घेरे की नीति थी। अब घेरे की नीति के बाद जो है कुछ ना कुछ तो खुरापात किया ही जाएगा। उसके बाद सहायक संधि रूपी जो है लॉलीपॉप ला दिया गया। अब ये सहायक संधि वाली लॉलीपॉप जिसको दी जाती थी, अब भैया अगर मान लो किसी को लॉलीपॉप कोई दुकानदार देगा तो उसके बदले में पैसा तो मांगेगा ही, है ना, पैसा मांगेगा। अगर मान लो आपने लॉलीपॉप ले लिया और बढ़िया से मजे से जो है चटकारा लेते हुए भैया आप खा गए उसे, और उसके बाद में पैसे की बात आई। अब पैसा आप जेब में इसमें हाथ डाल रहे हो, इसमें हाथ डाल रहे हो, पैसा तो मिलबे नहीं किया, पैसा तो आपके जेब में है ही नहीं है। अब ये जौन आदमी लॉलीपॉप आपको दिया है, जौन दुकानदार आपको लॉलीपॉप दिया है, वो क्या करेगा? कहेगा बाबू पैसा दो। अगर पैसा नहीं है तो पहले तो दुई झापड़ मारेगा, फिर उसके बाद कोई सामान होगा आपका उसको छीन लेगा, लूट लेगा और उससे जो है लॉलीपॉप का पैसा निकालेगा। तो इसी तरीके से आप इसे समझो कि सहायक संधि पर जो भी रियासत हस्ताक्षर कर देती थी, साइन कर देती थी, तो ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, उसको जो है कहते थे कि बाबू तुम अपना जो है पर्सनल सेना वगैरह जो है मत रखना, जितना मैं दूंगा, जितना मैं बताऊंगा केवल उतना ही सेना रखना, और अगर कहीं जो है युद्ध वगैरह होता है तो मैं बुलाऊंगा और चले आना, है ना। बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ। तो जब मैं बुलाऊं तुम चले आना, है ना। अगर तुम नहीं आते हो तो इसके बदले में फिर तुम्हें जो है कुटाई किया जाएगा, है ना। फिर वही पुष्पा टू वाला गाना चलेगा कि थप्पड़ मारूंगा, है ना। तो इतना आप सभी ने समझा। और उसके बाद जो रियासत इस सहायक संधि को स्वीकार किए रहता था, अगर वो कंपनी को पैसा नहीं दे पाता था, है ना, यह भी निर्धारित किया गया था कि कंपनी भैया तुमको कुछ सेना वगैरह दे देगी, इसके बदले में तुम क्या करना कि कंपनी को थोड़ा बहुत पैसा वगैरह दे देना। अगर तुम ये पैसा नहीं दे देते हो तो फिर थप्पड़ मारूंगा, और थप्पड़ मारने के बाद फिर तुम्हारा जो रियासत वगैरह भैया उसको ऐसे छीन लूंगा झपट्टा मार के, है ना। तो ये हो गया सहायक संधि। अभी मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूं, यहाँ आगे मैं विस्तार से जो है समझाऊंगा। फिर अगला एक आदमी का नाम आपने सुना होगा, अंग्रेज था जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी जो है विस्तारवादी गवर्नर था, है ना, विस्तारवादी गवर्नर जनरल था। तो वो क्या चाहता था, हड़प नीति के अंतर्गत, व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत, है ना, विलय की नीति के अंतर्गत वह क्या नियम लगाता है, कहता है कि मान लो कोई राजा है, भैया राज करो, अपना शासन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे बाद जो है तुम्हारा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा
तो आपका जो राज्य है भैया उसको अंग्रेजों में जो है, अंग्रेजों के रियासत में, अंग्रेजों की सत्ता में मिला लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो है उस शासन को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, और जब अंग्रेज बहुत अच्छे हैं तो तुम्हारा शासन व्यवस्था भी जो है देख लेंगे, है ना। तो इसके अंतर्गत जो है इसे छीन लेता था डलहौजिया। और उसके बाद कहता था कि अगर राजा जो है कोई उत्तराधिकारी रखना चाहता है, उत्तराधिकारी को राजा बनाना चाहता है, तो पहली बात तो नहीं बना सकेगा अपने मनमर्जी से। अगर बनाना भी चाहता है तो पहले जो है अंग्रेजों से परमिशन लेके जाए, तब बना सकता है, नहीं तो जो है नहीं बना सकता है। और जो जबरदस्ती बनाएगा भैया, फिर अंग्रेज जो है उसके खिलाफ जो है मारधार करेगा, है ना। तो हड़प नीति यह थी। आगे अभी और विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इसी में मैसूर को पढ़ लेंगे। मराठा के अंतर्गत हम लोग जो है पानीपत का तीसर का युद्ध भी जो है देख लेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा सिंध और पंजाब के विषय में भी ले लेंगे। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आई होगी, है ना। इंट्रो था ये, इंट्रो आपने समझ लिया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां आपसे दिया जा रहा है घेरे की नीति के विषय में। घेरे की नीति, अब ये घेरे की नीति क्या थी, तो मैंने शुरुआत में जितना समझा दिया उतने से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन आइए थोड़ी बहुत चर्चा ले ही लेते हैं। तो यहां दिया गया है कि भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश कंपनी की क्या थी आरंभिक नीति थी कि अपने जीते हुए क्षेत्रों को जो है सुरक्षित रखा जाए। आपने एक नाम सुना होगा, वारेन हेस्टिंग, है ना। तो इसी के द्वारा जो है घेरे की नीति को अपनाया गया। बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि ये घेरे की नीति को लाने वाला कौन था, तो ये आप तुरंत बताना कि वारेन हेस्टिंग था। समझ में आ गई बात। और देखो, जिसमें यह तय हुआ कि ब्रिटिश अपने जीते हुए क्षेत्र को सुरक्षा के घेरे में रखेंगे। इसके लिए जो है बंगाल का उदाहरण उल्लेखनीय है। इसके विषय में, बंगाल के विषय में मैंने पीछे चर्चा करा दिया है, बहुत बार जो है चर्चा करा दिया है। आगे जब मैं स्टैंडर्ड क्लास वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें भी जो है इसकी चर्चा बखूबी तरह से करूंगा, लेकिन इसका उदाहरण जो है आप बंगाल के रूप में रख सकते हो। इतनी बात जो है आप सभी को समझ में आ गई होगी। इतना जब आप सभी समझ लेते हो तो आपका जो है घेरे की नीति समाप्त हो जाता है। इसे हल्के में मत लेना, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो। बड़ी परीक्षाओं में चाहे यूपीएससी हो, आरओ हो, पीसीएस हो, तमाम स्टेट पीसीएस हो, यहां से क्वेश्चन बना दिया गया है कि घेरे की नीति कौन लेकर आया था, है ना। तो आगे भी जो है इसकी संभावना बरकरार रूप से बनी हुई है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो बहुतों की हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए बाबू इसको आप जो है नोट रखे रहना। अगर इसके बाद भी जो है घेरे की नीति आपको समझ में नहीं आती, या इस अध्याय में, इस टॉपिक में आपको कुछ भी जो है कंफ्यूजन आता है, तो आप सभी जो है निश्चिंत जो है ना, निश्चिंत रूप से जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें मैसेज जो है रख सकते हो। और फिर जब घेरे की नीति हो जाती है तो घेरे की नीति के बाद, है ना, उसके बाद भारतीय राजाओं के प्रति जो है सहायक संधि, है ना। तो इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो है अब सहायक संधि को पढ़ रहे हैं। सहायक संधि, है ना। तो सहायक संधि को अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सहायक संधि की नीति को जो है अपनाया गया। इस नीति को जो है लॉर्ड वेलेजली ने जो है लेकर आया था, है ना। लॉर्ड वेलेजली ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये भी जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आप जो है इसे नोट करना, याद भी करना, और अगर पूछ ले तो गोले में भी जो है सही ही भर के आना है। अगर जो नहीं पढ़ेगा तो उसको जो है मैं पुष्पा 2 की जो है नायिका को बुलाऊंगा और वो इतने थप्पड़ मारेगी कि आप जो है ऑटोमेटिक पढ़ने लगोगे। तो ये हो गया। तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली द्वारा लाया गया, लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो है शुरू किया गया। इसके तहत
पहली बार हैदराबाद के निजाम ने जो है संधि पत्र पर भैया साइन किया, सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया। तो ये जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सहायक संधि पर जो है पहली बार किसने दस्तखत किया, किसने जो है उसे सबसे पहले स्वीकार किया। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आगे भी पूछा जाएगा। समझ में आई बात। तो सबसे पहले आप सभी ने देखा कि सहायक संधि को हम लोग पढ़ रहे हैं, और सहायक संधि को किसने शुरू किया, तो लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया। और सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहले जो है हैदराबाद के निजाम ने जो है संधि पत्र पर जो है क्या किया, सिग्नेचर किया, साइन किया, यानी कि स्वीकार किया। उसके बाद फिर लाइन लग जाती है, मैसूर आ जाता है, इधर अवध आ जाता है, मराठा आ जाता है, पेशवा आ जाता है, तमाम मराठा सरदार आ जाते हैं जो इस संधि को जो है स्वीकार कर लेते हैं, इस संधि को जो है मान लेते हैं। देखो अब इस संधि को मानने वालों के लिए जो है क्या नियम बनाए गए थे, क्या लॉलीपॉप दिया जा रहा था, है ना। तो यही दिया जा रहा था कि जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, है ना। जो इस लॉलीपॉप को खा लेगा तो वो किसी दूसरे का लॉलीपॉप नहीं खाने जाएगा। बोलो बोलो बोलो। अगर इतना स्वीकार करते हो तभी मैं लॉलीपॉप दूंगा, क्योंकि मैंने जिस लॉलीपॉप को बनाया है वह ब्रांड लॉलीपॉप है, और उस लॉलीपॉप के अलावा जो है इस दुनिया में और कहीं भी तुम्हें उस तरह का लॉलीपॉप नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से बाबू इस लॉलीपॉप में यह प्रावधान किया गया था, इस बंदोबस्त में सहायक संधि के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जो राजा, जो शासक, जो रियासत इस संधि पत्र पर भैया साइन कर देगी, सिग्नेचर कर देगी, वह अपना अस्थाई सेना तो बिल्कुल नहीं रखेगी, बिल्कुल नहीं रखेगी, बिल्कुल नहीं रखेगी। जब अस्थाई सेना नहीं रखेगी तो क्या करेगी, बोलो 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 मास्टर, जल्दी बोलो। तो आगे देखो, उसे कंपनी की तरफ से जो है सुरक्षा मिलती थी। कंपनी जो है उसकी रक्षा करती थी, सुरक्षा करती थी, है ना। तुम लॉलीपॉप खाओ, अगर लॉलीपॉप खाते समय कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो एक जो लॉलीपॉप बेच रहा है वो तुम्हारी रक्षा करने आएगा, है ना। अगर वो रक्षा करेगा लॉलीपॉप वाला तो ये सोचो कि आपको फिर से उसी की लॉलीपॉप खरीदना पड़ेगा। अगर खरीदोगे तो पैसा लगेगा, अगर पैसा नहीं होगा आपके पास तो फिर थप्पड़ खाओगे, थप्पड़ खाओगे, है ना। तो इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ, है ना। तो सहायक सेना के रख रखाव के लिए जो है कंपनी को पैसा देती थी, है ना। ये रियासत जो है कंपनी वगैरह को जो है पैसा देते थे। अगर भारतीय शासक, है ना, इस संधि को मानने वाले भैया पैसा अदा नहीं करते थे तो जुर्माने के तौर पर जो है उनका इलाका वगैरह जो है ऐसे छीन लेते थे। गधा, तुम पैसा नहीं देगा, लॉलीपॉप फ्री में खाएगा। अच्छा, मैं फ्री में लॉलीपॉप खाने ही नहीं दूंगा, चल हट, तुम्हारा इलाका आपसे मेरे अंडर में। तो यही थी भैया सहायक संधि। सहायक संधि आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि समझाने का तरीका मैंने जो है थोड़ा सतही लिया था, आप सभी उसे अन्यथा भी ना लीजिएगा। तो अगर इसके बाद भी सहायक संधि आपको समझ में नहीं आता है तो आप निश्चिंत रूप से भैया कमेंट कर सकते हो, फिर से समझाया जाएगा, फिर से बताया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने समझाया है ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है कि आप सभी को दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे। अब आगे यहां आ जाएगा डलहौजिया। डलहौजिया क्या लेकर आएगा, तो डलहौजिया लेकर आएगा हड़प नीति। क्या लेकर आएगा, तो डलहौजिया जो है हड़प नीति लेकर आएगा। इसी को जो है विलय की नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ही जो है विलय की नीति कहते हैं। इसी को जो है विलय की नीति कहते हैं। इसी को जो है व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को जो है व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो आप सभी जो है कंफ्यूज मत होना, इसी हड़प नीति को विलय नीति, व्यपगत का सिद्धांत भी जो है कहा जाता है, और इसे लाने वाला लॉर्ड डलहौजी है। तो आइए पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा है। तो यहाँ लिखा गया है डलहौजी जो है एक विस्तारवादी और साम्राज्यवादी जो है गवर्नर
जनरल था। उसने अपनी सभी प्रकार की शक्तियों का उपयोग करके विस्तार का जो है प्रयास किया। युद्ध के माध्यम से उसने जो है पंजाब को छीन लिया। दक्षिणी वर्मा का जो है उसने विलय कर लिया। दक्षिणी वर्मा को इसे छीन लिया झपट्टा मार के, है ना, समझ लो बिल्ली, समझो बिल्ली, है ना, आप कुछ खा रहे हो इसे झपट्टा मार के छीन लेगी, है ना, तो ये बिल्ली है। कूटनीति के माध्यम से जो है सत्तारा हो गया, जैतपुर हो गया, संभल हो गया, बघाट हो गया, यहां तक कि आप देखोगे झांसी को भी जो है उसने हड़प नीति के अंतर्गत हड़प लिया। तो ये हड़पी आदमी के विषय में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो यही जो है व्यपगत का सिद्धांत है। उसके बाद यहां आप देखोगे अवध। अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर ये चोट्टा आदमी जो है लॉर्ड डलहौजिया जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है क्या करता है, अवध को भी जो है छीन लेता है, अवध को भी जो है कंपनी के अधीन कर लेता है और कहता है कि वहां का नवाब जो है बहुत खराब आदमी है, जनता पर जुलुम कर रहा है, जुलुम ढा रहा है, और अंग्रेज ऐसे में जो है नवाब की सत्ता को खत्म करके आप सभी पर उस जुल्म का जो है प्रतिकार करने आया है, आप सभी को उस जुल्म से अंग्रेज बचाने आया है, बचो, है ना। तो ऐसे में जो है मैंने अध्याय 1 में जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, तो अध्याय 1 में मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि इतिहास लेखन की समस्या व काल विभाजन वगैरह, जिसमें मैंने जेम्स मिल के इतिहास विभाजन को बताया था। और उसके बाद मैंने दूसरा अध्याय जब पढ़ाया, दूसरे अध्याय का दूसरा भाग आप इस समय पढ़ रहे हो, तो आपने देखा होगा कैसे प्लासी होगा या अन्य क्षेत्रीय शासक वगैरह को कैसे कैसे अंग्रेज हराएंगे। और फिर आपने देखा घेरे की नीति, घेरे की नीति के बाद सहायक संधि, सहायक संधि के बाद ये जितने भी रियासत अंग्रेज लोग छीन रहे हैं, तो यही सब जो है 1857 की क्रांति का कारण बनेगा। तो इसीलिए मैं यहां पहले ही आप सभी को बता दे रहा हूं, और जब 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा ना साथियों, तो यही मैं बता दे रहा हूं, तो आप सभी को और भी सहूलियत होगी, और भी चीजों को जानने में आसानी मिल जाएगी। आप देखो कैसे, तो घेरे की नीति लाया, घेर लिया, है ना, जितने शासकों को हराया उतने शासक नाराज, है ना, जो जो सिपाही घायल हुए वो भी नाराज, सिपाही के घर में बात गई वो भी नाराज। फिर सहायक संधि, जो भी रियासत वगैरह सहायक संधि के अंतर्गत अपना रियासत खो चुके थे वो भी नाराज हो जाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है नींव तैयार हो रही है किसकी, तो 1857 की क्रांति की। फिर उसके बाद यहाँ आप देखोगे पंजाब भी छीना जा रहा है, वर्मा भी छीना जा रहा है, यहाँ सत्तारा हो गया, जयपुर हो गया, संभल हो गया, बघाट, झांसी हो गया। तो यहाँ के ये सारे के सारे शासक वगैरह जो है अंग्रेजों के प्रति जो है ऐसे कीले हुए है ना, एकदम जैसे खूंखार हो गए हैं, ये लोग एकदम खूंखार हो गए हैं। कम मौका मिले और अंग्रेज को जो है 2-4 झापड़ मारने का मौका मिले। और जब 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है। जो औरतें हैं, औरतें जो है इस तरीके से जो है झाड़ू, जूता, चप्पल जो भी मिलता था, हसिया, कुदाल, कुल्हाड़ी वगैरह जो भी मिलता था, उसको लेकर जो है अंग्रेजों को, अगर अंग्रेज घूमता हुआ मिल जाए बस पकड़ो और उसके बाद ले जाओ अपने घर में बंद करो, उसके बाद थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो, चप्पल मारो, जूते मारो। तो जो जैसा पा रहा था भैया, 1857 की क्रांति जब चल रही थी, जो जैसा पा रहा था अंग्रेजों को इतना बुरी तरह से पीट रहा था, इतना बुरी तरह से मार रहा था कि अंग्रेज जो है भागने को जगह नहीं पा रहे थे। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। लेकिन यही सब जो है कारण है ना, इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब की वजहों से जो है जो जनता वगैरह होती है, जो और भी शासक वगैरह होते हैं, वो सब नाराज हो जाते हैं कि अंग्रेज जो है बेवकूफ आदमी है, अंग्रेज जो है केवल लूट रहा है, शोषण कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो है शासक विद्रोह कर देंगे। और देखो अवध को कुशासन के आधार पर हटाया जा रहा है। जब अवध को जो है कुशासन के आधार पर हटाया जा रहा है और बुरी तरह से हटाया जा रहा है, तो ऐसे में अब क्या होगा कि यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जनता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और जनता भी जो है दांत ऐसे जो है किरकिरा के पीस रही है कि कब मौका मिले अंग्रेज को मारने का। अगर मौका मिल जाता तो अंग्रेज को इतना झापड़ मारता, अंग्रेज भी सोचता। तो यही सब जो है नींव तैयार कर रहा है किसका, 1857 की क्रांति का। तो ये बातें अगर आप जानते रहोगे तो 1857 की क्रांति पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बोलो हाँ।
आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, उसकी रियासत जो है हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग में मिला ली जाएगी, अगर गोद ली संतान को राजा अपनी मर्जी से जो है गद्दी वगैरह पर नहीं बैठा सकता था। तो पहले तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूं। अब मैं इसके विषय में थोड़ी बात बता देता हूं। हालांकि मैंने शुरुआत में बताया, लेकिन हड़प नीति के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि जो भी शासक है ना, जो भी शासक हैं, जो भी राजा हैं, मान लो उनका कोई भी उत्तराधिकारी और बचा नहीं है, तो भैया सीधा सीधा जो है वो सत्ता उनकी जो है कंपनी में मिल जाएगी, उनका राजपाट कंपनी के हवाले हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई गोद लिया हुआ बच्चा जो है उसको राजा बना दिया जाए, तो ऐसे में पहली बात तो नहीं बना सकते थे। अगर बनाना चाहते हो तो कंपनी से परमिशन लो, नहीं तो इसके खिलाफ फिर कंपनी जो है आवाज उठाएगी, कंपनी जो है अब बताएगी, मारधार करेगी। तो यही इसका प्रावधान था। तो आशा करता हूं आप सभी को ये क्या बोलते हैं, हड़प नीति, विलय की नीति, व्यपगत का सिद्धांत जो है समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले व्यपगत का सिद्धांत किसने लाया, इस पर क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में। तो पहला क्वेश्चन यही आएगा। उसके बाद जो है तमाम पीसीएस वगैरह में, आरओ में जो है इसका क्रम जमाने को जो है दे देता है कि कब कब जो है किसका विलय किया गया, है ना। कभी कभी जो है सीधा सीधा यही दे देता है, नाम दे देता है, यानी कि क्षेत्र का नाम दे देता है, और कभी कभी जो है ये डेट भी पूछ लेता है। तो ऐसे में ये बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये बातें नोट करने की जरूरत है। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद अवध पर जो है किस आधार पर जो है अवध का विलय किया गया, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी नोट रखो। और उसके बाद व्यपगत का जो सिद्धांत था वह किस पर आधारित था, तो आपको ये चीज जो है यहां बताना है ना। इस पर भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बरकरार रूप से बनी हुई है। तो आप सभी को बिल्कुल भी जो है इसको स्किप वगैरह नहीं करना है, एक एक बिंदु को जो है क्रमवार तरीके से देखते चलना है। फिर आइए यहां जो है हम लोग मैसूर के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो है एक बार देखिए, है ना। तो आइए मैसूर के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो आप सभी ने विजयनगर साम्राज्य के विषय में जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पढ़ रखा है। तो जब समझ लो ये विजयनगर साम्राज्य है, और विजयनगर साम्राज्य जब बिखर जाता है ना, विजयनगर साम्राज्य जब बिखरता है तो उसी बिखराव से जो है मैसूर राज्य जो है अस्तित्व में आता है ना। जब विजयनगर साम्राज्य, ये समझ लो विजयनगर साम्राज्य है, और ये समझ लो बिखर गया, विजयनगर साम्राज्य बिखर गया, और जब ये बिखरा तो उसी बिखराव से जो है मैसूर का उदय हुआ। समझ में आ गई होगी बात, है ना। मैसूर का उदय हो रहा है, तो यहाँ लिखा भी गया है विजयनगर के बिखराव से अस्तित्व में आया था, क्या आया था, मैसूर। तो आपने ये भी देखा होगा कि मैसूर पर पहले किसका शासन था, तो वाडियार वंश का, है ना, वाडियार वंश का शासन था। और वाडियार वंश से जो है हैदर अली नाम का एक जो है शासक होता है। हैदर अली ने जो है वाडियार वंश से जो है सत्ता को छीन लिया और जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया। हैदर अली ने जो है गद्दी छीन लिया, किससे छीन लिया, तो वाडियार वंश के शासक से छीन लिया। उसने जो है 1755 में डिंडीगुल में जो है आधुनिक हथियारों का क्या खोला, कारखाना खोला। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां जो है आपसे केवल 2 4 6 लाइन दिया गया है। ये 2 4 6 लाइन आपके लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भैया इसको जो है स्किप करना बिल्कुल भी मत। आगे यहां देखोगे, वह कुशल योद्धा एवं कूटनीतिज्ञ था। कौन था, तो हैदर अली। इसी हैदर अली का एक बेटा होता है टीपू सुल्तान, है ना। टीपू सुल्तान के विषय में आप सभी ने सुना ही होगा, है ना, टीपू सुल्तान। इन्हीं हैदर अली के एक बेटे होते हैं जिनका नाम होता है टीपू सुल्तान। अब हैदर अली या मैसूर का दुश्मन कौन था, या प्रतिस्पर्धी कह लो कौन था, तो मराठा थे, निजाम थे, ट्रावनकोर एवं ब्रिटिश से जो है इनकी
प्रतिस्पर्धा थी और टकराव था। इन्हीं का पुत्र जो है टीपू सुल्तान था। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ चलते हैं जल्दी जल्दी से। और यहाँ जो है, यहाँ टीपू सुल्तान के विषय में जो है कुछ बातें कही जा रही हैं कि टीपू सुल्तान जो है कैसे जंगल में जा रहा था, है ना, उसकी चाकू वगैरह छुरी वगैरह गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो जो है शेर का खात्मा कर देता है। तो इसीलिए जो है शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। इसको आप पढ़ना है ना, ये आपके लिए मैं लेकर आया हूं, इसको पढ़ लेना। आगे यहां कहा जा रहा है कि 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्चाई और इलायची वगैरह का निर्यात वगैरह जो है रोक दिया। सुल्तान ने जो है स्थानीय सौदागरों को भी जो है कंपनी के साथ कारोबार करने से पूरा रोक लगा दिया। अब जब रोक लगा दिया तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी, गुस्सा होगी कि हाँ, हमको रोक रहे हैं, हमको नहीं आने देंगे, हमारा व्यापार रोकेंगे। तो ऐसे में जो है अब कंपनी का होगी, खाउसा भाउसा होगी। तो अब कंपनी का गुस्सा किसकी तरफ आएगा, टीपू की तरफ आएगा, मैसूर की तरफ आएगा, है ना। टीपू ने कंपनी को क्या कर दिया, गुस्सा कर दिया। और कंपनी का गुस्सा और भड़केगा, कैसे भड़केगा, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, टीपू सुल्तान जो है ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और उसकी मदद से जो है अपनी सेना का जो है आधुनिकीकरण किया, है ना। अंग्रेजों को छोड़कर जो है ये फ्रांसीसियों से जो है मदद ले रहा था और उसके अंतर्गत जो है ये क्या बोलते हैं, अपनी सेना का इसने आधुनिकीकरण वगैरह किया। अब फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों के पहले ही दुश्मन थे, तो ऐसे में अंग्रेज और खौसा भौसा हो गया कि अच्छा, क्या कमी थी मुझ में, है ना, कि मुझे जो है तुमने रिजेक्ट किया, है ना। तो ये बात हो गई। अब जो है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इनके खिलाफ भड़क जाएगी। अब फिर इनसे जो है युद्ध होगा और इन्हें पराजित किया जाएगा और इनका साम्राज्य जो है अंग्रेज छीन लेंगे। और जब छीन लेंगे तो आपने सुना होगा बचपन में बहुत बार कि एक रहा राजा एक रहा रानी, है ना, दोनों लोग मर गए, खत्म कहानी। तो उसी प्रकार से आगे जो है इनका साम्राज्य वगैरह छीनकर जो है पुराना जो वाडियार वंश था उसको दे दिया जाएगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ लिखा गया है कि अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है ना। ऐसे राजा जो है अंग्रेजों के लिए खतरा बन रहे थे, है ना। अगर टीपू सुल्तान कुछ समय तक और रुक जाते तो अंग्रेजों को इतना थप्पड़ मारते अंग्रेज भी का सोचते कि किसका थप्पड़ पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फलस्वरूप मैसूर के साथ जो है अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, है ना। 4 बार जंग हो रही है। ये जंग का जो है आप डेट याद रखे रहिए। बहुत बार जो है पीसीएस वगैरह में, तमाम जो स्टेट पीसीएस होते हैं, यहाँ जो है ये फैक्ट जो है ये डाटा पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जो है आप इसे नोट रखे रहना। आगे अभी मैसूर के विषय में मैं जब स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो और थोड़ा बहुत बता दूंगा, जिससे आपका काम चल जाएगा। जितना परीक्षा में पूछा जाता है उसको भी मैं जो है क्लियर करता चलूंगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखोगे श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में जो है कंपनी को सफलता मिल गई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए जो है टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज जो है पुराने वोडियार वंश के हाथों में जो है सौंप दिया गया। इसके साथ ही जो है मैसूर पर भी जो है सहायक संधि थोप दी गई, है ना, सहायक संधि थोप दी गई। तो इसीलिए जो है मैंने आप सभी को सहायक संधि भैया पढ़ा दिया था, ताकि आपको जो है समझ में आता रहे। जब इतना आप जान लेते हो तो अभी हाल फिलहाल में छावा मूवी आई थी, आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। लेकिन आप सभी जो है गलती यह कर रहे हैं कि उस मूवी से सीखने के बजाय आप सभी जो है इतिहास में गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। और हमारे जितने भी ये बहुत सारे अनपढ़ जाहिल गंवार नेता हैं, नेती हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं, आगा पाछा कुछ भी नहीं पता, वो भी जो है देशद्रोही ये था, वो देशद्रोही था। अरे मूर्खों, ये तो देख लो कि उस समय किसी के मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं थी कि देश के लिए सोचा जाए। सभी को जो है अपना राजपाट देखना था, सभी को जो है अपनी गद्दी जो है संभालनी थी। तो ऐसे में जब राष्ट्र की भावना जो है थी ही नहीं, तो ऐसे में कहां से कोई देशद्रोही और देश गद्दार कैसे हो सकता है? बोलो, सोचो
सोचो सोचो, और इन जाहिल गंवारों को थोड़ा बहुत और बता दो, समझा दो कि ये किसी भी मुद्दे को जो है हिंदू मुस्लिम के तौर तरीके पर मत ले जाएं। और एक एक से फेमस फेमस बाबा हैं, दिन भर जो है हिंदू मुस्लिम, इनका मुंह भी जो है नहीं फटता हिंदू मुस्लिम करते करते। तो ये जो है घटिया नीति है। हम सभी को जो है एक साथ मिलकर जो है आगे बढ़ना है, एक साथ मिलकर रहना है, तभी जो है कुछ हो सकता है। नहीं तो ऐसे जो है आप सभी हिंदू मुस्लिम करते रहो, इतिहास के किसी भी गड़े मुर्दे को उखाड़ के लाओ और उस पर जो है राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम करो, और एक दिन फिर कोई आएगा और आप पर जो है फिर से रूल करेगा और आप सभी को इसी तरीके से जो है थप्पड़ वगैरह मारेगा। और तुमको क्या करना है, रील्स तो मिल ही रहा है, 1.5 GB डाटा रोज मिल ही रहा है, क्या करना है तो ये सब भी जाओ करो, मुझसे क्या लेने देना है। मैं तो भैया पढ़ा रहा हूं अपना, मेरा तो काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आप देखोगे मराठों से लड़ाई, तो मराठों से भी जो है कई लड़ाइयां होती हैं, और केवल इतने ही से जो है मराठों के विषय में हम पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे, एनसीईआरटी का दायरा भी हमें तोड़ना नहीं है। तो इसे मैं स्टैंडर्ड क्लासों में जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा ले लेंगे तो स्टैंडर्ड क्लासें, स्टैंडर्ड पुस्तकें हमें आसान वे में समझ में आएंगी। तो यहाँ देखेंगे 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी, है ना। मराठा जब कंपनी के लिए खतरा महसूस होने लगे तो कंपनी ने यह निर्णय लिया कि बाबू मराठाओं को भी जो है कब्जे में लेना पड़ेगा, इनकी भी सत्ता वगैरह को जो है खत्म करना होगा, है ना। तो इससे जो है आगे बढ़ेंगे। तो 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, और इसी के बाद से जो है मराठा लोगों ने यह सपना देखा था कि दिल्ली से जो है पूरा शासन कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन यह सपना उनका जो है चकनाचूर हो जाता है। और जब चकनाचूर हो जाता है तो इसके बाद जो है कई युद्ध होते हैं, है ना, एक के बाद एक कई कंपनी ने जो है मराठों से युद्ध लड़े, है ना, और जो है मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, है ना। कंपनी की और मराठों की जो है बहुत बार युद्ध होता है, कईयों युद्ध होता है, और जो है मराठों को घुटने टेकने पर कंपनी ने मजबूर कर दिया। और ऐसे में जो है पहला युद्ध सलबाई की संधि से खत्म हो रहा है, और तमाम बातें जो है यहाँ दिया गया है। और यहाँ जो है अब जो पेशवा हैं उनको जो है पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास जो है बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाएगा। और जब पेंशन पर भेज दिया जाएगा तो यहीं से आपने एक नाम सुना होगा, नाना साहेब ढोंढू पंत, है ना। तो वो गोद लिए हुए पुत्र रहते हैं, और ये पेंशन जो है अंग्रेज लोग रोक देते हैं, क्योंकि वो गोद लिए पुत्र रहते हैं नाना साहब। तो नाना साहब जो है पेंशन के लिए कि मुझे पेंशन दोगे कि नहीं दोगे, मुझे पेंशन चाहिए चाहिए चाहिए, इसीलिए जो है इसी पेंशन के लिए जो है नाना साहेब कहां उतरते हैं, 1857 की क्रांति में। तो ये भी जो है कारण बन रहा है। और नाना साहब का एक और मकसद था कि सत्तारा हो सकता है उन्हें मिल जाए, कहीं ना कहीं एक मकसद ये भी था, सत्तारा को पाने के लिए भी जो है वो 1857 की क्रांति में कूदते हैं। तो ये रही थोड़ी सी चर्चा। आप सभी ने छावा मूवी को देखा ही होगा, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है इसकी तारीफ की थी। वाह, वाकई में जो है अद्भुत और सराहनीय फिल्म थी। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ और भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। फिर यहाँ आप देखोगे उस समय जो है 3 प्रेसिडेंसियां होती थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। तो यहाँ आपसे कुछ शब्द दिया गया है, जैसे काजी हो गया, मुफ्ती हो गया, महाभियोग हो गया, और उसके बाद जो है धर्म शास्त्र। तो इसको जो है आप सभी पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार जो है पीछे हट जा रहा हूँ, है ना, पीछे हट गया मैं, स्क्रीनशॉट बाकायदा ले लीजिए। और उसके बाद जो है ये बहुत सारी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं, यहाँ आप सभी पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ निष्कर्ष वगैरह जो है बताया जा रहा है, और भी बहुत सारी जो है यहाँ सुधार वगैरह किया गया है। और उसके बाद एक शब्द आया है सवार, आया है मस्टेट, आया है मैच लॉक आया है, और इससे जो है आप सभी पढ़कर जो है अपने आप भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ समझाने लायक नहीं है, आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ उसके बाद जो है निष्कर्ष आ जाएगा। यहाँ आप देखोगे भाप तकनीक, भाप तकनीक से आशय है कोयले वाली जो इंजन गाड़ी यानी कि रेल आ जाता है। तो रेल के आने से क्या होगा कि अब जो है अंग्रेज लोग यहाँ से चीजों को बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जल्दी जल्दी ले जाएंगे, और जल्दी जल्दी ले जाएंगे तो यहाँ जो है बहुत सारा भूखमरी वगैरह आएगा। तो यहाँ बहुत सारी बातें कही जा रही हैं।
आशा करता हूं आप सभी को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों वगैरह में भी जो है इसे शेयर करने का प्रयास करें और निरंतर जो है इसी तरीके से कक्षाएं आती रहेंगी। अब जो है सारी जितनी भी समस्याएं थी सब दूर हो चुकी हैं। अब हो सकता है कि रोजाना जो है आप सभी के लिए कुछ ना कुछ क्लासें, कुछ ना कुछ टॉपिक जो है मैं लेकर आता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।